दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर बिजली का आविष्कार न हुआ होता तो क्या होता? आज के वक्त में हमारे लिए बिजली कितनी ज्यादा जरूरी है, ये तो सभी जानते हैं कि हमें अपने हर छोटे से छोटे काम के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। फिर हमें अपना छोटा सा मोबाइल रिचार्ज करना हो, या ठंडा पानी पीना हो, ठंडी हवा खानी हो, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाना हो, इन सब चीजों को देखकर हमें अपने जीवन में इलेक्ट्रिसिटी की क्या भूमिका है ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता रहता है कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी आई कहां से, और कौन था वो शख्स जिसने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया। पुराने जमाने में तो बिजली जैसी किसी चीज के बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था और लोग इसको भगवान मानते थे। चलिए जानते हैं कि बिजली का आविष्कार किस तरह से हुआ। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि बिजली का आविष्कार नहीं हुआ है, बल्कि बिजली की खोज हुई है। यानी कि बिजली पहले से ही हमारी इस दुनिया में मौजूद थी। जैसे कि आइंस्टीन के ऊर्जा संरक्षण के नियम के मुताबिक बताया गया है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होती, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसी एक साइंटिस्ट के द्वारा नहीं की गई, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी की खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है। हमारे कई वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिसिटी में सुधार किया और कई सारे वैज्ञानिकों ने नए नए तरीकों से बिजली को बनाने के तरीके ढूंढे हैं। आज से लगभग 600 ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट जिनका नाम थेल्स था, उन्होंने थ्योरी दी थी कि अगर कांच के किसी टुकड़े को रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ा जाएगा तो उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जो अपने से हल्की वस्तु को अपनी तरफ खींच सकती है। लेकिन उस समय इनकी इस थ्योरी को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। लोगों का कहना था कि ये कोई पावर नहीं बल्कि एक काला जादू है। लेकिन अपनी इस थ्योरी को देने के बाद भी थेल्स ने इस पर काफी ज्यादा रिसर्च की और वो समझ गए कि ये कोई जादू नहीं बल्कि एक साइंस है। उसके बाद उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी को इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया और फिर साल 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी रिसर्च के बाद ये प्रूव कर दिया कि बिजली की चिंगारी और वो बिजली जो आसमान में चमकती है, दोनों एक ही रूप हैं। उन्होंने इस बात को साबित करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने रात के समय एक पतंग में एक गीला धागा बांधा और उस धागे में एक लोहे की चाबी को लटका दिया और फिर पतंग को तेज आंधी तूफान में उड़ाना शुरू कर दिया। और जब ये पतंग उड़ते उड़ते आसमान की तरफ बढ़ती चली गई तो बिजली इस पतंग पर आकर गिरी और बिजली का झटका भीगे हुए धागे से होते हुए चाबी और फ्रैंकलिन दोनों में लगा। और अपने इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि आसमान में गरजने वाली बिजली और इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही रूप है। और फिर साल 1800 में साइंटिस्ट अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने एक नई खोज की। उन्होंने केमिकल रिएक्शन के जरिए बिजली बनाई। इसके अलावा उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सेल का भी आविष्कार कर डाला जिससे इलेक्ट्रिसिटी को गेन किया जा सकता था। उन्होंने अपनी ये बैटरी नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्टर को यूज करके बनाई थी और इन्हीं के नाम पर वोल्ट यूनिट को रखा गया था। और फिर इसके बाद साल 1831 में माइकल फराडे ने बिजली के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खोज की। उन्होंने बताया कि अगर किसी तांबे की कॉइल या कुंडली में चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाएगा तो इससे बिजली पैदा हो सकती है। और फिर इसी एक्सपेरिमेंट से सीखकर साल 1878 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने और ब्रिटिश साइंटिस्ट जोसेफ स्वान ने फिलामेंट लाइट बल्ब का आविष्कार किया। इस लाइट बल्ब का आविष्कार दोनों ही वैज्ञानिकों ने अपने अपने देश में किया था, लेकिन आज बल्ब के आविष्कार के लिए सिर्फ थॉमस अल्वा एडिसन का नाम लिया जाता है, जबकि स्वान ने भी इसका आविष्कार किया था। लेकिन इस वक्त तक बिजली को जलाने के लिए डीसी करंट का इस्तेमाल हो रहा था और वोल्ट की बनाई हुई बैटरी डीसी करंट जनरेट करने वाली थी। डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। ये बिजली बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इसके अलावा डीसी करंट को ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। डीसी करंट सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर के एरिया तक ही जा सकता था और इसलिए जहां भी बिजली को पहुंचाना होता था उसके हर 3 किलोमीटर के एरिया में डीसी करंट का प्रोडक्शन हाउस लगवाना पड़ता था। उस वक्त एडिसन जगह जगह डीसी करंट का प्रोडक्शन हाउस लगवाकर लोगों के घरों तक बिजली पहुंचा रहे थे। और तभी एडिसन की कंपनी में एक और महान वैज्ञानिक काम कर रहे थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला अच्छी तरह से जानते थे कि डीसी करंट से कितना नुकसान है। टेस्ला ने एसी करंट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एसी यानी कि अल्टरनेट करंट।
टेस्ला चाहते थे कि एक ऐसे करंट का आविष्कार किया जाए जो कि सुरक्षित हो और जिसे दूर तक भी भेजा जा सके। टेस्ला ने एसी करंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया था और उन्होंने जब अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में एडिसन को बताया तो एडिसन ने टेस्ला के इस विचार को फिजूल बताया और टेस्ला से कहा कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं वो सिर्फ डीसी करंट के ऊपर ही करें। टेस्ला को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और वो इस कंपनी को छोड़कर चले गए। टेस्ला ने यहां से जाकर एसी जनरेटर और एसी मोटर के ऊपर काम किया और फिर साल 1887 में टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार कर दिखाया। एसी एक ऐसा करंट था जिसे काफी दूर तक पहुंचाया जा सकता था और इसमें कोई खतरा भी नहीं था। आज भी हम एसी करंट का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि बिजली की खोज किसी एक साइंटिस्ट ने नहीं की, बल्कि बिजली की इस खोज में कई महान वैज्ञानिकों ने योगदान दिया है और इन्हीं वैज्ञानिकों की वजह से ही आज हम इतनी सुख सुविधाओं के साथ रह रहे हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत के अंदर बिजली किस तरह, कब और कहां आई? तो हम आपको बता दें कि भारत के अंदर पहली बार बिजली कोलकाता शहर के अंदर आई थी और यह बिजली साल 1899 में आई थी। कोलकाता के अंदर पहला बिजली का प्लांट लगाया गया था और फिर सन 1905 में दिल्ली के अंदर डीजल के जरिए बिजली बनाने का काम शुरू किया गया था और फिर धीरे धीरे करके भारत के बाकी शहरों में भी बिजली का उत्पादन होना शुरू हो गया था। लेकिन आज के समय में हमारी दुनिया के अंदर कई तरह से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। दिन पर दिन टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और बिजली को नई नई तरह से बनाने के तरीके खोजे जा रहे हैं। आज के समय में बिजली का उत्पादन दो तरीकों से होता है। सबसे पहले है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स यानी कि वो सोर्स जिन्हें नेचर से हासिल किया जाता है। ये सभी सोर्स प्राइमरी सोर्स कहलाते हैं, जैसे कि सूरज की गर्मी, हवा और ज्वार भाटा यानी कि समुद्र की लहरें। ये सभी ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं, लेकिन इन साधनों के जरिए ज्यादा मात्रा में बिजली का उत्पादन कर पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन सोर्सेस का यूज एक लिमिट के साथ किया जाता है। लेकिन हमारा भारत इन सोर्सेस के जरिए बिजली प्राप्त करने की रिसर्च में लगा हुआ है। अब जानते हैं सेकेंडरी सोर्स के बारे में। इसमें आते हैं पानी, कोयला, तेल और गैस। इन सेकेंडरी सोर्सेस के जरिए ही लगभग सारी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है और भारत के अंदर सेकेंडरी सोर्स के जरिए ही ज्यादातर बिजली का उत्पादन होता है और इन सोर्सेस से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हाउस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन सभी तरीकों से बिजली का उत्पादन किया जाता है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट की होती है, लेकिन क्या आपको पता है आसमान से गिरने वाली बिजली 10 करोड़ वोल्ट की होती है और अगर आसमान से कभी किसी जगह बिजली गिरती है तो इससे बहुत भारी नुकसान होता है। ये नुकसान जान और माल दोनों का हो सकता है। बिजली के गिरने की वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। हमारे भारत के अंदर बिजली गिरने की वजह से साल भर में लगभग 2500 से 3000 लोगों की मौत हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी कुछ और नहीं बल्कि ऊर्जा का ही एक रूप है, जिसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया गया है। इसलिए ये कहना पूरी तरह गलत होगा कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का आविष्कार किया गया है। असल में बिजली का आविष्कार नहीं किया गया बल्कि बिजली की खोज की गई है। बिजली हमारी इस दुनिया में पहले से ही एग्जिस्ट करती थी। इसके अलावा हमारे इतिहासकारों का कहना है कि बिजली की खोज 18वीं सदी में नहीं हुई बल्कि प्राचीन काल में बिजली की खोज हो चुकी थी, क्योंकि साल 1930 के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसे देखकर साफ पता चलता है कि प्राचीन काल में लोग बिजली की खोज कर चुके थे। इस खोज के अंदर रोमन जमाने की प्राचीन बैटरीज निकल कर आई हैं। इसके अलावा ऐसी कुछ बैटरीज बगदाद शहर के अंदर भी निकल कर आई हैं, जिन्हें देखकर साफ साफ पता चलता है कि बहुत सालों पहले भी लोग बिजली के बारे में जान चुके थे और बिजली की खोज कर चुके थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।